सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको समास के भेदों के बारे में बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समास का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके भेदों की पहचान के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग समास के भेद, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण से उसे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं समास के जो मुख्यतः 4 प्रकार हैं। उसके पहला प्रकार अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अविकारी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अविकारी का अर्थात अव्यय हो। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन जो समस्त पद है उसका समास विग्रह होगा दिन दिन या प्रत्येक दिन। बच्चों, ये समास जो है अव्ययी भाव समास है वो बहुत आसान है, इसका विग्रह करना भी और इसको पहचानना भी। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया प्रतिदिन, तो यहाँ प्रति जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, दिन जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तो अव्यय का अर्थ क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन संज्ञा शब्द जो है वो तो विकारी शब्द है, और विकारी शब्द में विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। तो हम दिन को अगर बहुवचन बना दें तो दिनों हो जाएगा, कई दिनों से, इसमें परिवर्तन होगा। लेकिन प्रति का हम न तो बहुवचन बना सकते हैं, न लिंग बदल सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब अगर प्रति जो उपसर्ग है या प्रति जो अव्यय है वो दिन के साथ जब जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन जो शब्द है वो पूरा शब्द अव्यय बन जाता है और हम प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप सबको अच्छे से समझ में स्पष्ट तौर पे आ गया है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा, पूर्व पद होगा या पहला शब्द होगा वो अव्यय होगा या उपसर्ग भी हो सकता है। और वो जब अव्यय शब्द किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो वो समस्त पद, यानी कि दोनों पद मिलके वो समस्त पद अव्यय के जैसा ही कार्य करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहचाने का कितना अच्छा आपको इसका उपाय है कि आप प्रथम पद को देखेंगे, पूर्व पद को देखेंगे, अगर वो अव्यय है और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य कर रहा है अर्थात वो अव्ययी भाव समास है। इसको कुछ और उदाहरण से भी हम समझते हैं। देखिए, जैसे हर घड़ी। हर घड़ी का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? घड़ी घड़ी। बच्चों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समास का समस्त पद का जब आप विग्रह करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। विग्रह क्या लिखेंगे? जो उस समस्त पद का आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वही वहाँ पे विग्रह हो जाएगा। जैसे हर घड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? घड़ी घड़ी। तो यहाँ विग्रह क्या हुआ? घड़ी घड़ी। यथाशक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति के अनुसार। तो विग्रह क्या हो गया? शक्ति के अनुसार। आजन्म को क्या बोलते हैं? जन्म से लेकर। तो यही इसका विग्रह भी हो गया, जन्म से लेकर। भर पेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट भर के खाना खाया, पेट भर के। तो पेट भर के ही इस भर पेट समस्त पद का विग्रह है। अव्ययी भाव समास के समस्त पद का विग्रह करना भी कितना आसान है, उसको पहचानना भी कितना आसान है। अगला उदाहरण देखिए, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? आँखों के सामने। ये चीज़ प्रत्यक्ष है या आँखों के सामने है, तो आँखों के सामने ही यहाँ पर इसका विग्रह होगा, समास विग्रह होगा। तो आप लोगों ने देखा कि अव्ययी भाव समास को समझना कितना आसान है। आइए बच्चों, अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। हम लोगों ने अव्ययी भाव में देखा कि पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, तब दूसरा शब्द प्रधान है और पहला शब्द गौण है या कम महत्वपूर्ण है। इस समास में समास प्रक्रिया में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जब हम समास विग्रह से समासिक पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप होता है। कारक चिन्ह के साथ साथ अनेक पद भी लुप्त हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, समासिक पद है दही बड़ा। इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। अगर हम समासिक पद को देखते हैं
तो बीच के ये जो सारे पद हैं, में डूबा हुआ, ये तीनों पद लुप्त हो गए हैं। तो कहीं कहीं, जैसा कि पहले ही आपको बताया गया, कि कहीं कहीं बीच में आने वाले और भी पद साथ साथ लुप्त हो जाते हैं। इसको और उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसको समझना भी बहुत ही आसान है। जिस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत आसान तरीके से समझ में आया है। देखिए, अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरण को समझने से आपको और भी स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे देशभक्ति समासिक पद है, अगर इसका विग्रह करते हैं तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति। यहाँ पर के लिए जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो गया है, लोप हो गया है उसका। दूसरा है यश प्राप्त, विग्रह क्या होगा, यश को प्राप्त। यहाँ को जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया है, कारक चिन्ह लुप्त हो गया है। अगला है गुण युक्त, विग्रह क्या होगा, गुण से युक्त, से कारक चिन्ह लुप्त हो गया है। भारत रत्न, भारत का रत्न, यहाँ का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया है। अगला उदाहरण देखिए, पुरुषोत्तम, विग्रह क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, यहाँ जो में कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास में जब हम समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह लगेंगे, आ जाएंगे, और जब हम उसका समासिक पद बनाएंगे तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास को समझना भी बहुत ही आसान है, स्पष्ट तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं तत्पुरुष समास के ही अन्य जो भेद हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।